हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेघा राज और आप देख रहे हैं मेरा चैनल फ्रीडम ऑफ स्पीच। आज हम बात करने वाले हैं लोक संपत्ति को निवारण का अधिनियम 1984। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोक संपत्ति को निवारण का अधिनियम 1984 का एक्ट नंबर जो है वो 3 है। इसमें टोटल सेक्शन 7 है। इनेक्टेड डेट की अगर हम बात करें यानी कि यह कब प्रवर्त हुआ था, राष्ट्रपति की से कब कंसेंट यानी कि अनुमति मिली थी, तो यह 16 मार्च 1984 को मिली थी। और इन्फोर्समेंट डेट जो है वो 28 जनवरी 1984 है। इन्फोर्समेंट यानी कि यह प्रवृत्त हो गया था या लागू कब हुआ था, 28 जनवरी 1984 को ये लागू हो गया था। अगर अब हम बात करेंगे इसके सेक्शंस की, तो पहले हम इसका ऑब्जेक्ट जानेंगे कि इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इस एक्ट को क्यों लाया गया। तो लोक संपत्ति के नुकसान के निवारण का और उससे संबंधित विषयों के उपबंध करने के लिए यह अधिनियम लाया गया था। यानी कि जो जो कोई भी व्यक्ति अगर लोक संपत्ति को नुकसान कारित करता है या उसको कुछ क्षति कारित करता है, कोई रिष्टि कारित करता है, तो उसके लिए यह एक्ट लाया गया था, उसकी पनिशमेंट के लिए कि उसको क्या पनिशमेंट दी जाएगी। यह था, ये भारत गणराज्य के 35वें वर्ष में संसद द्वारा निम्नलिखित रूप से ये अधिनियमित हुआ था। इसकी सेक्शन नंबर 1 की बात करें तो यह है कि इसमें सेक्शन 1 में बोला गया है संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ। इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम जो है लोक संपत्ति का नुकसानी से निवारण अधिनियम 1984। इसका विस्तार जो है संपूर्ण भारत पर है। 2019 के पहले 2019 के पहले यह जो है जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था, लेकिन जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में यह एक्ट जो है अब जम्मू कश्मीर पर भी लागू होता है, यानी कि अब यह संपूर्ण भारत पर लागू होता है। इसकी इनेक्टेड डेट यानी कि इन्फोर्समेंट डेट हमें पता ही चली गई है, 28 जनवरी 1984। अब हम सेक्शन 2 की बात करें, जो इसमें सेक्शन 2 में क्या है, इसकी डेफिनेशन है, इसकी परिभाषाएं दी गई हैं। तो सेक्शन 2A में बोली गई है रिष्टि। रिष्टि का क्या मतलब होगा? रिष्टि का इस एक्ट में यानी कि इस अधिनियम में वही मतलब होगा जो आईपीसी की सेक्शन 425 में है। आईपीसी की सेक्शन जो 425 में रिष्टि की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा इस एक्ट में भी होगी। अब हम सेक्शन 2B में बात करते हैं, यानी कि लोक संपत्ति। यह एक्ट जो है लोक संपत्ति से संबंधित है। अब लोक संपत्ति क्या है, यह बोली गई है सेक्शन 2B में। तो लोक संपत्ति क्या है? कोई ऐसी संपत्ति, चाहे वह स्थावर हो या जंगम हो, यानी कि मूवेबल हो या इमूवेबल हो, जिसके अंतर्गत मशीनरी भी है, यानी कि इसके अंतर्गत मशीनरियां भी आती हैं, जो निम्नलिखित के यानी कि जो 6 पॉइंट बोले गए हैं, इनमें से किसी के स्वामित्व, कब्जे या नियंत्रण के अधीन हो। तो किन किन के अधीन हो और कब्जे और नियंत्रण के अधीन हो? तो यह है केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय प्राधिकारी या किसी निगम यानी कि कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन क्या, जिसे केंद्र सरकार, प्रांतीय या राज्य अधिनियम द्वारा उसके अधीन क्या किया गया हो, स्थापित किया गया हो। तो कोई कॉरपोरेशन के अधीन कोई संपत्ति है तो वो भी क्या मानी जाएगी, लोक संपत्ति मानी जाएगी। कंपनी अधिनियम की सेक्शन 617 के अधीन परिभाषित कंपनी भी इसके अंतर्गत लोक संपत्ति मानी जाएगी। यानी कि अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी को जो सेक्शन 617 में स्थापित 617 के अनुसार स्थापित करी गई है, उसको नुकसान या रिष्टि कारित करता है, तब वह समझा जाएगा कि वह लोक संपत्ति को नुकसान और रिष्टि कारित कर रहा है। और 6 पॉइंट में बोला गया है कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम जिसे केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा क्या करे, विनिर्दिष्ट करे। अब कोई संस्था, समुत्थान या उपक्रम क्या है? यह ये है कि केंद्र सरकार जो है किसी विशेष प्रयोजनों के लिए या किसी विशेष उद्देश्य के लिए स्थापित करती है, वह है, यानी कि कोई कॉरपोरेशन है जिसे वह केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा स्थापित करती है या विनिर्दिष्ट करती है, यह कि यह क्या होगी, संस्था होगी, समुत्थान होगी, उपक्रम होगा, तो वह भी लोक संपत्ति मानी जाएगी इस एक्ट के अनुसार। इसका परंतुक में दिया गया है सेक्शन 2 के परंतुक में ये बताया गया है कि ये विशेष प्रयोजनों के लिए स्थापित करी गई हो, ये सब वित्त पोषित की जा रही हो केंद्र सरकार के द्वारा पूर्णतः या भाग्यता, ये हो जाएगा। फिर सेक्शन 3 की बात करें हम, तो सेक्शन 3 में बोला गया है लोक संपत्ति को नुकसान कारित करने वाली रिष्टि। अब रिष्टि क्या होगी जो लोक संपत्ति को नुकसान कारित करेगी? तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जो है
सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में जो संपत्तियां बताई गई हैं, इनसे भिन्न किसी संपत्ति को, जो कि लोक संपत्ति है, उससे भिन्न किसी लोक संपत्ति को नुकसान या रिश्ती कारित करता है तो वह कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से क्या होगा, दंडनीय होगा। अब सेक्शन 3 की जो सब क्लॉज 2 है, ये इसमें कुछ संपत्तियां बताई गई हैं। सेक्शन 3 के सब क्लॉज 2 में कुछ संपत्तियां बताई गई हैं कि अगर कोई व्यक्ति इनको नुकसान कारित करता है तो उसको क्या पनिशमेंट, यानी कि क्या पनिशमेंट दी जाएगी। तो यह है कि कोई भवन है, प्रतिष्ठान है या संपत्ति है जिसका उपयोग, यानी कि इन भवन, प्रतिष्ठान या अन्य संपत्ति का उपयोग किस लिए हो रहा है, जल के लिए, प्रकाश के लिए, शक्ति के लिए या ऊर्जा के उत्पादन, वितरण और प्रदाय के संबंध में किया जाता है। कोई तेल प्रतिष्ठान है, वो है लोक संपत्ति, उसको भी माना जाएगा। कोई मल संक्रमण है, यानी कि कोई व्यक्ति है जो इन चीज़ों को लेकर रिश्ती कारित करता है, तब वह माना जाएगा कि वो लोक संपत्ति को रिश्ती कारित कर रहा है। और वह कारावास से, यानी कि कोई कठोर कारावास से जिसकी अवधि कैसी होगी, 6 माह से कम नहीं होगी, किंतु कितनी हो सकती है, 5 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से क्या होगा, वो दंडनीय होगा। परंतु न्यायालय क्या कर सकते हैं, ऐसे कारणों से जो उसके द्वारा लेखबद्ध किए जाएंगे, 6 माह से कम कि किसी अवधि के कारावास से उसको दंडादेश कर सकता है। अब यहाँ पे बोला गया था ना 6 माह से कम नहीं होगी, लेकिन कोर्ट क्या करेगा, 6 माह से कम किसी को भी कारावास की अवधि का दंडादेश दे सकता है। अब सेक्शन हम 4 की बात करें, सेक्शन 4 ये बोलता है कि किसी सेक्शन 4 में बोला गया है अग्नि या विस्फोटक पदार्थ द्वारा। अब यहाँ पे ये बोला गया है सेक्शन 4 में कि कोई व्यक्ति है जो सेक्शन 3 में क्या कर रहा है, रिश्ती कारित कर रहा है, वो कैसे कर रहा है, किसी अग्नि या विस्फोटक पदार्थ के द्वारा सेक्शन 4 के अनुसार। तो वो कैसे दंड से पनिशमेंट होगा, यानी कि उसको कैसे पनिशमेंट दी जाएगी, तो उसको कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी, किंतु कितनी हो सकती है, 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से क्या होगा, दंडनीय होगा। अगर कोई व्यक्ति लोक संपत्ति को लोक संपत्ति को रिश्ती कारित कर रहा है, कैसे, अग्नि और विस्फोटक पदार्थों के द्वारा, तब वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होगी किंतु 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से कैसा होगा, दंडनीय होगा। इसका परंतु बोला गया है सेक्शन 4 का, ये बोलता है कि न्यायालय ऐसे विशेष कारणों से जो उसके द्वारा कैसे किए जाएंगे, लेखबद्ध किए जाएंगे, 1 वर्ष से कम की अवधि के कारावास का दंडादेश दे सकता है। तो कोर्ट जो है वो 1 वर्ष से कम की, अगर उसके द्वारा कोई कारण है, कोई विशेष कारण है और वो लेखबद्ध करके ऐसा निर्णय दे सकता है 1 वर्ष से कम की अवधि के लिए। तो सेक्शन 5, अब सेक्शन 5 में क्या बोला गया है, जमानत के बारे में विशेष उपबंध। अब ये क्या है, सेक्शन 5 में ये बोला गया है कि कोई व्यक्ति है जो धारा 3 और 4 के अधीन क्या कर रहा है, कोई अपराध कर रहा है, लोक संपत्ति को क्या कर रहा है, रिश्ती करता है। लोक संपत्ति को रिश्ती कारित करने के लिए क्या है, वो एक अभियुक्त है और वो कैसे किया जा सकता है, दोष सिद्ध किया गया है, ठीक है। और यदि वह अभिरक्षा में, यानी कि पुलिस की क्या है, हिरासत में है और वह चाह रहा है कि वह जमानत पर या स्वयं के बंद पत्र पर छोड़ा जाए, तो क्या करेगा कोर्ट जो है, अभियोजन पक्ष यानी कि उसकी अपोजिट पार्टी को कोर्ट क्या करेगी, एक नोटिस भेजेगी कि भाई आप इसके अगेंस्ट में कोई आवेदन करना चाह रहे हैं, जो अभियुक्त व्यक्ति है वो जमानत और बंद पत्र पर रिहा होना चाह रहा है, तो क्या आप इसके अगेंस्ट में विरोध जो है आवेदन प्रस्तुत करेगा, कौन, अभियोजन पक्ष। और अभियुक्त को तब तक जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि अभियोजन पक्ष को सुनवाई का अवसर ना दे दिया जाए। सेक्शन 6, अब हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 में क्या बोला गया है, वैवित्ति यानी कि सेविंग क्लॉज क्या है, इसका मतलब ये है कि जो ये एक्ट है ना, ये एक्ट अन्य विधियों पर प्रभाव नहीं डालेगा, यानी कि ये उनका अल्पीकरण करने वाला नहीं होगा, उनके अतिरिक्त होगा। अगर इस एक्ट में कोई बात कही गई है, इसमें कोई पनिशमेंट दी गई है और दूसरे एक्ट में कुछ और बात कही गई है, तो वो एक्ट की बात अलग होगी और इस एक्ट की बात अलग होगी। ये उसका अल्पीकरण, यानी कि उसको दबाएगा नहीं, उसको छोटा नहीं करेगा, यानी कि किसी भी बात पर उसका अल्पीकरण नहीं करेगा। और इस अधिनियम की कोई बात किसी व्यक्ति को किसी ऐसी कार्यवाही से, चाहे वह अन्वेषण के रूप में हो, अन्यथा छूट नहीं देगी, यानी कि ये नहीं कहेगा